हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम लोग ओवरहेड लाइन इंसुलेटर देखने वाले हैं। अंडरग्राउंड केबल हम लोग देख चुके हैं, है ना। और बहुत बेसिक तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ऑल दो ये क्रैश कोर्स है, लेकिन हमारा ये टारगेट है कि आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ क्लियर हो, है ना, जिससे कि गेट में सारा क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाए। इसके लिए थोड़ा आपका भी हेल्प चाहिए। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, है ना। तो कैसे पढ़ोगे आप, तो जो अनसॉल्व जो टेक्स्ट बुक होता है ना, उसका जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो सब भी आप ट्राई करिए, ठीक है। ट्राई करो, क्वेश्चन करो, और फिर आंसर जो पीछे दिया हुआ था ना, तो उससे मैच करने की कोशिश करो, आपकी कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो इससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो खूब बढ़िया से पढ़ाई करो। पावर सिस्टम में एक एक क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। हमारा ये टारगेट है, खूब बढ़िया से पढ़ाई करनी है। तो इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं ओवरहेड लाइन इंसुलेटर। और एक चीज़ हम आपको फाइनली बता दें कि जो आप देख रहे हो, तो लाइक करना अगर आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब करना और शेयर तो जरूर करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अच्छा लगता है ऐसे, है ना, एक टीचर को ऐसे अच्छा लगता है। तो चलो ठीक है, देखते हैं अब हम लोग ओवरहेड लाइन इंसुलेटर। ओवरहेड लाइन इंसुलेटर, ओवरहेड लाइन इंसुलेटर देखो क्या है। पिछले क्लास में क्या देखे थे, अंडरग्राउंड केबल देखे थे। इंसुलेटर वहां पे भी था, है ना, लेकिन इंसुलेटर कंडक्टर पे इंसुलेटर था, ठीक है। इस केस में क्या हम लोग देखेंगे, तो ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, कंडक्टर जा रहा है। तो कंडक्टर को ट्रांसमिशन लाइन में ऐसा तो है नहीं कि बांध देंगे, ठीक है। कंडक्टर को अगर ट्रांसमिशन लाइन में बांध दोगे आप, तो मतलब कंडक्टर को अगर टावर में, सॉरी टावर की बात करें, टावर में अगर बांध दोगे आप, तो टावर तो ग्राउंडेड है ना। टावर तो ग्राउंडेड है, तो लाइन आएगा और ग्राउंड में चला जाएगा करंट। करंट आगे तो फ्लो हो ही नहीं पाएगा, पावर तो आगे फ्लो होगा ही नहीं, है ना। तो एक तरीके का फॉल्ट है ना, ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है ना। तो इसीलिए आपको कंडक्टर को एक इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, उससे कनेक्ट करना है टावर को, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक इंसुलेशन रहना चाहिए, इंसुलेटर रहना चाहिए, है ना। तो उसी इंसुलेटर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब ऐसा है कि इस इंसुलेटर का कितने टाइप का होता है, हम लोगों को क्या क्या इसमें पढ़ना है, गेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो गेट के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि एक होता है सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर, करेक्ट है। उसमें जो डिफरेंट यूनिट के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, कितना वोल्टेज स्ट्रेस आएगा, ठीक है। और वहीं से हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी भी देखेंगे। तो ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। गेट में अगर एक क्वेश्चन पूछना होगा तो उसी से पूछेगा आपसे, ठीक है, ठीक है। जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी सब होता है ना, उसी से क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, है ना। अब उस एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करते हैं, क्या करते हैं, तो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरुआत में थोड़ा सा थ्योरेटिकल हम लोग जाएंगे, जिससे आपको सब कुछ अच्छे से विजुअलाइज हो जाए, ठीक है। तो देखो, जो इंसुलेटर होगा उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होना चाहिए, कितने टाइप का होता है, तो वो सब चीज़ हम पहले आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, ओवरहेड लाइन इंसुलेटर, पहले हम लोग को वो देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरहेड लाइन इंसुलेटर। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये होना चाहिए ना, सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये होना चाहिए कि हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, है ना। हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, करेक्ट है ये स्ट्रेंथ। हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहेगा तो पता है क्या होगा, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहेगा ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो नहीं बन पाएगा, तो मतलब कंडक्शन उसके थ्रू नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहेगा तो कंडक्शन नहीं हो सकता, तो करंट भी उसके थ्रू नहीं फ्लो हो सकता, ठीक है। जैसे कि आप ये, इसको आप ऐसे समझिए, सपोज करो एक टावर है, ये टावर है ना, और ये सपोज करो इंसुलेटर है, रफली हम बना रहे हैं, ठीक है। ये इंसुलेटर है और कंडक्टर में करंट ऐसे जा रहा है, ये कंडक्टर है, ठीक है। तो अगर इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा इस इंसुलेटर का, तो इससे करंट इधर पॉसिबल ही नहीं है फ्लो होना, और ये परफेक्ट इंसुलेशन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होगा और करंट इसके थ्रू नहीं फ्लो हो पाएगा। समझ लो, बहुत बेसिक है। सेकेंड इसमें है कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए, इंसुलेशन रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इंसुलेशन रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट थ्रू इंसुलेटर तो कम ही रहेगा, है कि नहीं। थर्ड इसमें क्या होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए।
क्योंकि आप देख रहे हो ये तार जा रहा है इधर से, कंडक्टर जा रहा है, और कंडक्टर हेवी लाइन कंडक्टर है ना, बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे, बहुत ज़्यादा करंट पे, बहुत थिक कंडक्टर होगा, ठीक है। तो बहुत जो है ना हेवी कंडक्टर होगा, तो उसको इस वेट, अगर उस हेवी कंडक्टर को भी इसको कैरी करना है, इस इंसुलेटर को, तो इंसुलेटर तो ज़्यादा ही मतलब स्ट्रांग होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि वो कंडक्टर है 10 किलो का, इंसुलेटर आप 200 ग्राम का लगा दोगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना हम, ऐसी दब जाएगा वो, है ना, ऐसी बर्बाद हो जाएगा वो, है ना। तो इसीलिए हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये सब चीज़ आप कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सी बुक से पढ़ेंगे? तो आप या तो नागराज कोठारी से पढ़ो, या कोई भी जो भी बुक हो आपके पास उससे पढ़ो, सब बुक में दिया हुआ है, करेक्ट है। तो हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव होना चाहिए। मतलब कोई इसमें जो है ना, इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव कहने का मतलब क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव होने का मतलब ये होता है कि मतलब इससे कोई करंट वरेंट फ्लो ना हो, इंसुलेटर का प्रॉपर्टी जस्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये सब चीज़, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, इतना आप लोग को याद रखना। तो खैर देखो, इंसुलेटर कहने का मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो इंसुलेटर का ही प्रॉपर्टी खाली लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो टाइप्स ऑफ इंसुलेटर क्या होता है, यहाँ से मेन सेशन स्टार्ट होगा अभी, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, है ना। टाइप्स ऑफ ओवरहेड लाइन इंसुलेटर वो देखना है, टाइप्स ऑफ ओवरहेड लाइन इंसुलेटर, टाइप्स ऑफ ओवरहेड लाइन इंसुलेटर कितने टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे इसमें, जो थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, अदरवाइज क्वेश्चन तो हम लोग को एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा गेट से, इतना तो करेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए आप, सबसे पहला होता है पिन टाइप इंसुलेटर, है ना, पिन टाइप इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर क्या होता है, तो पिन टाइप इंसुलेटर बेसिकली एक पिन पे रहता है, इसलिए उसको पिन टाइप इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। वो कुछ इस टाइप का होता है, देखो पिन टाइप इंसुलेटर जो है ना कुछ इस टाइप का होता है। डायग्राम तो मेरा उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम अच्छा बनाने की। ये है पिन, ठीक है। उसके बाद ये, ठीक है। उसके बाद जो है ना ऐसा ऐसा देखते होंगे ना आप, कहीं लाइन वाइन जाते होंगे, देखते होंगे तो इंसुलेटर लटका रहता है, मतलब मोहल्ले में देखना, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि ट्रेन बहुत हेवी लाइन पे मत देखना, मोहल्ले वोहल्ले में देखना, तो इसी टाइप का रहता है, ठीक है, इसी टाइप का रहता है ये। तो ये हो गया पिन टाइप इंसुलेटर, और यहाँ पे एक स्लॉट रहता है जिससे कंडक्टर जा सकता है, ठीक है। तो ये पिन टाइप इंसुलेटर हो गया, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और ये पिन टाइप इंसुलेटर है, ये सब पिन टाइप इंसुलेटर है। क्योंकि ये पिन पे ही है इसलिए इसको हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर बोलते हैं, ये पिन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पिन टाइप इंसुलेटर क्या होता है, बढ़िया से समझना, अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पिन टाइप इंसुलेटर क्या होता है, क्योंकि ये बहुत जो है ना, जैसे ये पिन पे अटका हुआ है, तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं आप लोग, है ना। नॉट फॉर वेरी हाई वोल्टेज, नॉट फॉर वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है। इसका यूज करते हैं अब अप टू 33 किलो वोल्ट, ठीक है, अप टू 33 किलो वोल्ट, और ये सब आरएमएस होता है, जो भी वोल्टेज हम यहाँ पे लिखे वो आरएमएस होगा, ठीक है। गेट में भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा वोल्टेज रहता है, तो ये आरएमएस वोल्टेज रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद हो गया। अब उसके बाद देखो पिन टाइप इंसुलेटर में और भी क्या क्या चीज़ है, थोड़ा बहुत चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें एक चीज़ होता है ना, जो गेट में आप लोगों से पूछा जा सकता है, कि एक चीज़ होता है सेफ्टी फैक्टर, करेक्ट है, सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर पिन टाइप इंसुलेटर में क्या होता है, वो भी चीज़ आप देख लीजिए। सेफ्टी फैक्टर क्या होता है पिन टाइप इंसुलेटर में, सेफ्टी फैक्टर ये होता है पंक्चर वोल्टेज बाय फ्लैश ओवर वोल्टेज। अब ये दोनों वोल्टेज क्या होता है, डिफिनीशन अभी हम बता रहे हैं। पंक्चर वोल्टेज बाय फ्लैश ओवर वोल्टेज, पंक्चर वोल्टेज बाय फ्लैश ओवर वोल्टेज, ठीक है। देखो ये क्या होता है, पंक्चर वोल्टेज और फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है। पंक्चर वोल्टेज क्या होता है ना, सबसे पहले फ्लैश ओवर वोल्टेज देखो, सबसे पहले फ्लैश ओवर वोल्टेज देखो, सबसे पहले फ्लैश ओवर वोल्टेज आप देखिए। फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है, फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है। देखो फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है, जैसे कि सपोज करो पिन टाइप इंसुलेटर
है ना, पिन टाइप इंसुलेटर है जैसे कहीं पे, और उसमें उसी में हम आपको बता रहे हैं कि क्या होता है जो है ना फ्लैश ओवर वोल्टेज। जैसे सपोज करो ये टावर है, ठीक है, ये टावर है और यहाँ पे पिन टाइप इंसुलेटर ऐसे करके जो है ना, यहाँ से पिन टाइप इंसुलेटर है, ये ऐसे ये स्लॉट, और यहाँ से क्या गया, यहाँ से कंडक्टर गया, ठीक है, रफली हम बना रहे हैं, तो दिस इज कंडक्टर, ठीक है, दिस इज कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है। तो फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है, देखो सिंपल सी बात, यहां पे हम लोग वोल्टेज, यहां पे करंट इधर उधर जाएगा, लोड मतलब जैसे है ना कंडक्टर है तो करंट या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, ठीक है। कंडक्टर आप चाहोगे कि कंडक्टर से करंट इस डायरेक्शन में जाए, ये सब टावर है ना, आप चाहोगे कि कंडक्टर से करंट इस डायरेक्शन में जाए, आप तो ये नहीं चाहेंगे। और आपको ये भी पता है कि जो वोल्टेज जो होता है ना ट्रांसमिशन में, वेरी हाई वोल्टेज पे हम लोग ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज पे ट्रांसमिट करेंगे तो लॉस कम होगा, है ना, ये सब चीज़ पहले हम लोग देख चुके हैं। तो जैसे वोल्टेज आप ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे ना, वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा हो सकता है, वोल्टेज आप ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि इसके अक्रॉस का जो एयर है ना, ऐसा हो सकता है कि इसके अक्रॉस का जो ये इंसुलेटर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस का एयर जो है ना वो पूरा का पूरा ब्रेक डाउन हो जाए, एयर मतलब पूरा ब्रेक डाउन हो जाए, एक कंडक्टिंग पाथ उसी से सेट हो जाए, ठीक है, एयर से ही एक कंडक्टिंग पाथ सेट हो जाए इस टावर में। समझ रहे हो मेरी बात, है कि नहीं। वेरी हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं ना हम लोग, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसलिए तो हम लोग बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे इसको नहीं यूज़ करते हैं, है ना, पिन टैप इंसुलेटर को। तो जब ऐसा करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अगर इंक्रीज हो जाता है, वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा एयर का, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन अगर हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ये एयर आयोनाइज हो जाएगा और ये करंट ऐसे भी फ्लो हो सकता है कि नहीं। तो इसी वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं फ्लैश ओवर वोल्टेज, इसी वोल्टेज को बोलते हैं फ्लैश ओवर वोल्टेज। तो डिफिनीशन आप यहां पे कैसे लिखेंगे, डिफिनीशन यहां पे क्या होगा, द वोल्टेज एट विच एयर across the insulator ionizes, ठीक है, is called फ्लैश ओवर वोल्टेज, करेक्ट है, इज कॉल्ड फ्लैश ओवर वोल्टेज, है ना। तो ये समझ गए आप लोग फ्लैश ओवर वोल्टेज। सिमिलरली एक होता है पंक्चर वोल्टेज, है ना, एक होता है पंक्चर वोल्टेज। अब पंक्चर कौन सा पंक्चर, तो ये जो पिन टाइप का इंसुलेटर दिख रहा है इसके पंक्चर वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके पंक्चर वोल्टेज की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब पंक्चर वोल्टेज क्या होता है, तो पंक्चर वोल्टेज क्या होता है, तो पंक्चर वोल्टेज देखो वो क्या होता है, वो हम आपको बता रहे हैं। पंक्चर वोल्टेज क्या होता है, पंक्चर वोल्टेज होता है कि जैसे अगर आप वोल्टेज यहाँ पे इस लाइन का ये जो ट्रांसमिशन लाइन आपको दिख रहा है ना, इस ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो एक वैसा वोल्टेज जिस पे ये इंसुलेटर ही फेल हो जाए, जो पिन टाइप इंसुलेटर है यही फेल हो जाए, तो उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं पंक्चर वोल्टेज। कहने का मतलब, फेल होने का मतलब ये है कि इसके थ्रू करंट इधर टावर में जाने लगे, ठीक है, फेल होने का मतलब ये है कि पंक्चर वोल्टेज, the voltage at which complete breakdown of insulator occurs, is called पंक्चर वोल्टेज, ठीक है। तो आप ये बताओ पंक्चर वोल्टेज और फ्लैश ओवर वोल्टेज में ज्यादा कौन सा वोल्टेज होना चाहिए, तो ऑब्वियसली पंक्चर वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। तो सेफ्टी फैक्टर जो होता है, सेफ्टी फैक्टर जैसा कि अभी हम बताए हैं, पंक्चर वोल्टेज, यही लिखे है ना, पंक्चर वोल्टेज व फ्लैश ओवर वोल्टेज, हाँ, पंक्चर वोल्टेज बाय फ्लैश ओवर वोल्टेज, और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो जनरली ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, ठीक है। तो सेफ्टी फैक्टर का वैल्यू जनरली ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। थ्योरेटिकल चीज है,
कोशिश करना कि आप लोग को याद रहे, अदरवाइज इसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं, डायरेक्ट याद ही रखना आप लोगों को, है ना। तो आपको पिन टाइप इंसुलेटर में क्या समझ में आया, 33 किलो वोल्ट तक हम लोग यूज करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो इंसुलेटर होता है वो किस किस चीज का बना हो सकता है, ठीक है, ये सब जो इंसुलेटर होता है वो किस किस चीज का बना हो सकता है, तो ये भी एक अच्छी बात है, अच्छी चीज है जो कि जाननी चाहिए आपको। तो इंसुलेटर किस किस चीज का बना होता है, बना हो सकता है, तो इंसुलेटर किस किस चीज का बना हो सकता है, जो प्रैक्टिकली पिन टैप सब का जो यूज करते हैं ना, पोर्सिलिन का यूज करते हैं, ठीक है, पोरिसिलिन, शायद स्पेलिंग यही होता है ना, शायद स्पेलिंग ये होता है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मैग्नीशियम सिलिकेट का भी हो सकता है, मैग्नीशियम सिलिकेट भी हो सकता है। फिर उसके बाद इपॉक्सी रेजिन भी हो सकता है, इपॉक्सी रेजिन भी हो सकता है। तो ये सब इंसुलेटर का जो है ना मटेरियल हो सकता है, इनसे आप जो है ना इंसुलेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, तो इसको कोशिश करना कि याद रहे, अप टू 33 किलो वोल्ट तक पिन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब है पिन टाइप, तो समझ में आ गया। अब है सस्पेंशन टाइप, करेक्ट है, सस्पेंशन टाइप, ये भी नोटिस, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। दूसरा है सस्पेंशन टाइप, ठीक है, सेकेंड इज सस्पेंशन टाइप, सस्पेंशन टाइप, सस्पेंशन टाइप। तो ये कैसा रहता है सस्पेंशन टाइप, इसमें क्या होता है ना, बेसिकली देखो इसमें क्या होता है ना, सपोज करो ये हमारे पास टावर है, सस्पेंशन टाइप में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंसुलेटर, मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा इंसुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, इंसुलेटर डिस्क का आप लोग यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वोल्टेज रिक्वायर्ड कितना है ना, वोल्टेज कितना, कितने को ट्रांसमिट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कितना भी यहाँ पे इंसुलेटर डिस्क का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब बाय यूजिंग दिस मेथड, बाय यूजिंग सस्पेंशन टाइप मेथड, हम लोग कितने भी वोल्टेज के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ आप लोग याद करिएगा, इसको समझ के रखना कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को जो है ना आप किसी भी वोल्टेज लेवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा वोल्टेज के लिए अगर यूज़ करना होगा तो ये इंसुलेटर का जो डिस्क है वो नंबर बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोगों को जो ज़्यादातर स्टडी करेंगे ना अभी इस चैप्टर में, वो इसी का स्टडी करेंगे, करेक्ट है। गेट वेट में यही है सिलेबस, ज़्यादा डिटेल में इसी से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। आते हैं हम लोग इस चीज़ पे, पहले हम टाइप बता दें आपको, और भी जितने भी टाइप का है। थर्ड है स्ट्रेन टाइप, स्ट्रेन टाइप, थर्ड है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, है ना, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर क्या होता है, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर क्या होता है, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर ये चीज़ है कि जैसे आप ऐसे समझो कि लाइन आया इधर से, ठीक है, लाइन इधर से आया फिर मुड़ गया इधर, है ना, 90 डिग्री से कहीं पे मुड़ गया, है ना, मतलब डेड एंड, है कि नहीं। गली के तरफ आ रहा है और वो गली इस पॉइंट पे एक मकान बन गया तो गली क्लोज हो गया, उसके बाद दूसरी तरफ जा रहा है ना, तो 90 डिग्री का, जिसको हम लोग डेड एंड बोलते हैं। तो वहां पे इन सब चीज का यूज करते हैं, किसका, तो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का। स्ट्रेन है ना, मतलब स्ट्रेन मतलब क्या, फोर्स टाइप का कुछ लग रहा है, तो 90 डिग्री जहां पे रहे ना, जहां पे डेड एंड रहे, वहां पे हम लोग स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो डेड एंड पे हम लोग इसका यूज करते हैं, डेड एंड पे इसका यूज करते हैं। इसका यूज आप ग्रेटर देन 11 किलो वोल्ट किसी ये वोल्टेज के लिए कर सकते हैं हम लोग, ग्रेटर देन 11 किलो वोल्ट के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का। तो बेसिकली इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि कहाँ पे यूज होता है इसका, तो डेड एंड पे, डेड एंड हुआ, चाहे रिवर एंड पे भी इसका यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे रिवर एंड पे भी इसका यूज करते हैं। तो ये सब चीज स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर में इतना याद रखना आप लोग, है ना, कि स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज ग्रेटर देन 11 किलो वोल्ट के लिए करते हैं, और जहां पे जो है ना डेड एंड रहे वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। यही क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। फोर्थ है शैकल टाइप, शैकल टाइप, ठीक है, शैकल टाइप इंसुलेटर, शैकल टाइप इंसुलेटर। अब शैकल टाइप इंसुलेटर क्या होता है भाई, शैकल टाइप इंसुलेटर का यूज कहां होता है, तो ये पहले होता था शैकल टाइप इंसुलेटर का यूज। इसमें बेसिकली पता है 2 इंसुलेटर होता है, एक ही नहीं होता है, एक ही नहीं होता है, इसमें 2 इंसुलेटर होता है। मतलब ऐसा होता है कि इस टाइप का रहेगा, इसमें एक तो सबसे पहली बात इसका यूज हम आपको ये बता दे रहे हैं, नॉट इन यूज नाउ, है ना, ये अब यूज में नहीं है, नॉट इन यूज नाउ। मतलब जहां पे आपको
शैकल टाइप का पहले यूज करते थे ना, अब वहां पे हम लोग स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। करेक्ट है, इस चीज को ध्यान में रखना। बेसिकली क्या होता है ना, ये एक तो ज्यादा वोल्टेज के लिए यूज भी नहीं होता था, 11 किलो वोल्ट अप टू 11 किलो वोल्ट के लिए यूज होता था, और उसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता था। 2 इंसुलेटर होता है, एक ही में 2 इंसुलेटर होता है ना। और इसका भी यूज एंड मतलब एक सेकेंड, इसका भी यूज हम लोग डेड एंड पे करते थे। इसका भी यूज हम लोग कहां पे करते थे, तो इसका भी यूज डेड एंड पे करते थे हम लोग, ठीक है, डेड एंड पे करते थे। तो जब डेड एंड पे हम लोग इसका यूज करते हैं तो इसका रिप्लेसमेंट तो हमको स्ट्रेन टाइप ही मिल गया, है ना। और साइकिल टाइप में बेसिकली 2 टाइप का इसलिए होता था। डेड एंड पे कहने का मतलब क्या है, जैसे 2 इंसुलेटर है, तो एक इंसुलेटर पे आया, इधर से आया, तो एक इंसुलेटर पे यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है, और यही कंडक्टर आगे बढ़ के दूसरे इंसुलेटर भी कनेक्टेड होता था दूसरे डायरेक्शन में। करेक्ट है, तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 इंसुलेटर का यूज होता था, तो ये कॉस्टली ज्यादा हो जाता था, ठीक है। तो ये सब इसीलिए ज्यादा कॉस्टली हो जाता था, तो इसलिए इसका अब यूज अब नहीं करते। जहां पे साइकिल टाइप का यूज करना होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेन टाइप का यूज करते हैं, तो है ना। तो बेसिकली इतना ही थ्योरेटिकल पार्ट है, इससे ज्यादा आपको अभी नहीं देखना है ना। और क्वेश्चन तो खैर थ्योरी से उतना रहेगा भी नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेन मतलब सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के बारे में और भी डिटेल में, है ना। बहुत अच्छे से सस्पेंशन टाइप को हमको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को हम लोग को देखना है, तो इसमें आप क्या क्या याद रखोगे, सब ये सब याद रखना। हम कम ही बताए हैं, ये सब याद रखिएगा आप लोग, ये सब याद रखना जो भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को डिटेल में देखना है। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को डिटेल में हम लोगों को देखना है। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को हम लोगों को डिटेल में देखना है अच्छे से। तो देखो क्या है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, आप कैसा देखें। सबसे पहले तो हम आपको वो बता रहे हैं, बढ़िया से समझना। ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कैसा है, ये है टावर, ये है टावर, ठीक है, ये है टावर, और ये है वर्टिकल सस्पेंशन, ठीक है। जो स्ट्रेन टाइप होता है ना वो हॉरिजॉन्टल सस्पेंशन होता था, हॉरिजॉन्टल, है ना, और ये होता है वर्टिकल सस्पेंशन। इस चीज को ध्यान में रखना, ये वर्टिकल सस्पेंशन। और यहां से कंडक्टर, ठीक है, और यहां से कंडक्टर जा रहा है ना, कुछ वो बना रहता है जिससे कंडक्टर निकल जाए, है ना। तो यहां से कंडक्टर ये जाएगा, कंडक्टर ये कैसा बना, ये है कंडक्टर, ये कंडक्टर, इधर से कंडक्टर जा रहा है। अब यहां पे ऐसा है, ये जो है ना नंबर ऑफ इंसुलेटर जो डिस्क है वो हम लोग कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क है वो हम लोग ऑपरेटिंग वोल्टेज से डिसाइड करते हैं, ठीक है। सारा इंसुलेटर, एक एक इंसुलेटर डिस्क जो आपको यहां पे दिख रहा है, ये सारा इंसुलेटर डिस्क अप टू 11 किलो वोल्ट डिजाइंड होता है, ठीक है, अप टू 11 किलो वोल्ट के लिए डिजाइंड होता है ना। तो बाय यूजिंग दिस मेथड हम लोग किसी भी, जैसे मान लो हम लोग इसे पूछे 220 किलो वोल्ट के लिए कितना इंसुलेटर डिस्क चाहिए, तो आप कतई ये मत करना कि 220/11 आ गया आंसर, 20 आ गया, एकदम खुश हो गए आप, नहीं। कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं। तो नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क रिक्वायर्ड, ठीक है, नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क रिक्वायर्ड, ठीक है, नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क रिक्वायर्ड। ये क्या होता है, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज, वी ऑपरेटिंग वोल्टेज पर फेज, है ना, वी ऑपरेटिंग वोल्टेज, मिस्टेक आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए वीपी लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय वीडी। और वीडी क्या है, 11 किलो वोल्ट, ठीक है, वीडी इज 11 किलो वोल्ट, वीडी इज 11 किलो वोल्ट, ठीक है। तो वीपी डिवाइडेड बाय वीडी जो कि 11 किलो वोल्ट के बराबर है पर के, है ना, एक एक के लिए, प्लस एक सेफ्टी फैक्टर भी ले लेते हैं हम लोग बैकअप के लिए ले लेते हैं एक इंसुलेटर और भी, है ना। तो Vp डिवाइडेड बाय Vd प्लस 1 नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल देखो आप, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप, इसमें नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क, देखो ये अप्रोक्सीमेट होता है, नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क अगर हम लोग देखें फॉर सपोज करो 220 किलो वोल्ट लाइन, फॉर 220 किलो वोल्ट, नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क फॉर 220 किलो वोल्ट लाइन, है ना। तो नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क इस केस में क्या होगा, तो नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क होगा 220 किलो वोल्ट लाइन, है ना, तो मतलब ये क्या होगा, लाइन टू लाइन वोल्टेज होगा,
जो भी वोल्टेज दिया रहता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज रहता है, तो लाइन टू लाइन वोल्टेज तो मतलब 220/√3 करेंगे तो फेज वोल्टेज आएगा, है कि नहीं? पर फेज ही लेना है ना हम लोगों को। ये जो आप तार देख रहे हो, ये जो आप कंडक्टर देख रहे हैं, ये जो कंडक्टर देख रहे हो, ये तो एक ही फेज का दिख रहा है आपको, ठीक है? तो VPH डिवाइडेड बाय VD क्या है? 11, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना होना चाहिए? 1, तो ये नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं? तो N इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, है ना? 20 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। तो देखते हैं हम लोग ये कितना आता है, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, एक सेकेंड। तब तक आप लोग भी देखते हैं कौन पहले करता है, ठीक है? देखते हैं यहाँ पे कौन पहले करता है। तो 20 डिवाइडेड बाय तो 12.54 आया। तो ये कितना आया? 12.54। तो ऐसा मत करना कि 13 आप 13 इंसुलेटर लिए और आधा उसको तोड़ दिए, ऐसा नहीं करते हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 13 इंसुलेटर डिस्क लगा देंगे, करेक्ट है? समझ गए ये? तो नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क निकालने का ये एक फॉर्मूला है, ये एक तरीका है। आप इस चीज को याद रखिएगा ना, इंपॉर्टेंट है, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब होता है इसमें, है ना, ये समझ गए? अब होता है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द इंसुलेटर डिस्क। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट होगा बहुत ज्यादा। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द इंसुलेटर डिस्क, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द इंसुलेटर डिस्क, अक्रॉस द इंसुलेटर डिस्क, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द, यहीं से स्ट्रिंग एफिशिएंसी सब भी हम लोग देखेंगे। थोड़ा थियोरिटिकल है तो मे बी, है ना? वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द इंसुलेटर डिस्क इंपॉर्टेंट है, तो देखना आप लोग इसको। तो देखो आप यहाँ पे क्या होता है, बता रहे हैं हम आपको। अभी यहाँ पे देखो कि कैसा था। अभी हम अगर आप सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर देखें तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कैसा था? इस टाइप का था, हमारे पास टावर है ना, ये इस टाइप का है, और सपोज करो ये कंडक्टर है। विजुअलाइज करना थोड़ा सा, ठीक है? देखो आप, ये भी मेटल है, करेक्ट है? ये ग्राउंड पे कनेक्टेड है, सिंपल सी बात है। देखो आप यहाँ पे, और ये मेटेलिक लिंक है, ये भी मेटल, ये भी मेटल, दोनों के बीच में इंसुलेटर। तो इसका मतलब क्या? यहाँ पे कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये भी कंडक्टर है ना, ये भी ग्राउंड में कनेक्टेड है, ठीक है? ग्राउंड आप समझ लो, ग्राउंड ही समझ लो, और ये भी इधर मेटल है ना? तो इसके और इसके बीच में भी एक कैपेसिटेंस होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात? इसके और इसके बीच में भी एक कैपेसिटी। बेसिकली आप ये समझो कि ऐसा है, दो मेटल प्लेट है, ठीक है? 2 मेटल प्लेट है। अब इन दोनों में अगर आप ऐसे भी समझो कि अगर जरा सा सपोज करो आप लीकेज करंट होगा, जरा सा सपोज करो लीकेज करंट होगा, ठीक है? तो जब लीकेज करंट अगर इधर होता है, लीकेज करंट होता है तो कुछ ना कुछ इधर करंट होगा। इमेजिन करना, आप ऐसे समझ जाओगे आप, इसलिए हम आपको ये लीकेज करंट से बताने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कोई लीकेज करंट होगा तो इधर तो फिर करंट है, फिर इधर चार्ज होगा, तो इधर चार्ज होगा, तो ये भी तो ग्राउंड है, तो ग्राउंड में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, ग्राउंड है ना? तो यहाँ पे भी चार्ज, तो दोनों के बीच में भी कैपेसिटर फॉर्म होगा, है कि नहीं? तो अब इन दोनों के बीच में भी कैपेसिटर फॉर्म होगा। तो इसका अगर नेटवर्क इक्विवेलेंट हम लोग देखें तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। ये कौन सा है? तो सस्पेंशन टाइप, याद रखना, ठीक है? तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? तो वो जो कैपेसिटर होगा तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये C1, ये C2, ये C3, और ये यहाँ पे क्या है? कंडक्टर है, ये यहाँ पे कंडक्टर है। और उसके बाद इन दोनों के बीच में भी कंडक्टर है, इन दोनों के बीच में भी कैपेसिटर है, इन दोनों के बीच में भी कैपेसिटर है, इन दोनों के बीच में भी ये कैपेसिटर होना चाहिए, है कि नहीं? मतलब आप यहाँ पे सपोज करो ये C1 है, ये C1 है, और ये सपोज करो C2 है, और ये C2 है, और ये क्या है? C2 है। समझ रहे हो मेरी बात? आप ऐसे ये मान लो, ठीक है? अब उसके बाद आप ये देखिए, आप इसके बाद ये देखो कि C1 और C2 में से ज्यादा कौन सा होगा? C1 और C2 में से ज्यादा कौन सा होगा? ये लेंथ आप देख रहे हो, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस लेंथ, ठीक है? तो ये लेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A/D, तो लेंथ ज्यादा है तो ये कैपेसिटेंस कम होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, आप इसको ऐसे लिखिए, K इज इक्वल टू C1/C2, और C1 तो कम है क्योंकि एप्सिलॉन, देखो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट A/D, तो अगर D ज्यादा है इसका मतलब क्या? कैपेसिटेंस कम, तो C1 कम है, C2 यहाँ पे ज्यादा है, तो मतलब K का वैल्यू यहाँ पे कितना होना चाहिए? लेस देन 1।
मतलब C1 इक्वल टू आप K इंटू C2 लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये आप समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यहां पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को देखना है कि कैसे होगा, इसी पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसी पे क्वेश्चन रहेगा। तो अब देखते हैं हम लोग, इसी डायग्राम को एनालिसिस करना हम लोगों को, बस हो गया, इंसुलेशन खत्म हो गया, ओवरहेड लाइन इंसुलेटर खत्म हो गया, इसी डायग्राम को हम लोग को एनालिसिस करना है। तो अब देखते हैं अच्छे से, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अच्छे से। ये है एक कैपेसिटर यहां पे आया, एक कैपेसिटर यहां पे आया, एक कैपेसिटर यहां पे आया, और ये क्या है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, करेक्ट है। फिर उसके बाद यहां पे क्या आया, यहां से एक कैपेसिटर यहां से था, एक कैपेसिटर यहां से था, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि आप, ये क्या था, C1 हम किसको लिए हुए थे, C1 हम किसको लिए हुए थे, ये C1 था, ठीक है। तो C1 C1 C2 C2 है ना, C2 C2 C2, करेक्ट है, ऐसा है। अब सपोज करो इसके अक्रॉस वोल्टेज माइनस प्लस ये V1 है, माइनस प्लस ये V2 है, माइनस प्लस ये क्या है, V3 है। तो मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या होना चाहिए, ये क्या है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे कनेक्टेड है डायरेक्ट, है कि नहीं। तो यहाँ पे तो जीरो वोल्टेज है, तो मतलब ये फेज वोल्टेज आ जाएगा ना, एक कंडक्टर आपको दिख रहा है ना, तो फेज वोल्टेज आ जाएगा ना। तो VPH इक्वल टू यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, VPH इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो जो वोल्टेज क्वेश्चन में गिवन होता है ना, जैसे 220 किलो वोल्ट दिया रहे, उसको तो पहले फेज में कन्वर्ट करेंगे 220/√3 करके, एंड दैट शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 3 ही ना रहे और भी ज्यादा रहे, V4 भी रहता तो ऐड करके VPH आ जाता है कि नहीं। टेंशन नहीं लेने का, सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है ना। अब उसके बाद देखो, इसको हम हटा रहे हैं, ध्यान में रखना। अब उसके बाद देखो, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वोल्टेज निकालना हो, कुछ भी करना हो, कुछ भी पता करना हो, तो जस्ट आपको KCL लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो, सपोज करो हम लोगों से V1 V2 V3 या ऐसे करके पूछे, V2 पूछे, V3 पूछे, तो क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। आप सपोज करो यहाँ पे ये है A, ये पॉइंट है A, है ना, इस पॉइंट को आप A मान लो, ये है A, ठीक है। ये तो सेमी कलर हो गया, हम अलग कलर ढूंढना चाह रहे हैं, और ये A हो गया, ठीक है, और ये B हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को आप B मान लो, है ना। इधर आप करंट क्या मानो, जो हम तरीका बता रहे हैं इसी से करना, आप सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इधर करंट A है, इधर करंट सपोज करो क्या है, IC1, इधर करंट क्या है, IC2, और इधर क्या है करंट, सपोज करो I2, सॉरी ये I2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, I3, ये I3 हो जाएगा, ठीक है। I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट, IC1 करंट, IC2 करंट, करेक्ट है। तो KCL लगाना है बस A और B पॉइंट पे। सिमिलरली V4 भी रहता, यहाँ पे अगर V4 और भी रहता तो वहाँ पे C पॉइंट पे भी लगा लेते KCL सेम। तो KCL एट A पॉइंट, हम ये क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो V2 V3 सब कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यहीं से स्ट्रिंग एफिशिएंसी भी आएगा, है ना। तो देखना आप यहाँ पे KCL एट पॉइंट A, तो KCL करें तो क्या होना चाहिए, I2 इज इक्वल टू I1 प्लस IC1, है कि नहीं। I2 इज इक्वल टू I1 प्लस IC1 होना चाहिए, है कि नहीं। तो I2 यहाँ पे क्या होगा, देखो V2 इस C2 के क्रॉस का वोल्टेज है ना, तो I2 यहाँ पे क्या होना चाहिए, V2 इंटू j⍵C2, है ना, समझ रहे ना मेरी बात। ये V2 इस कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज आपको दिख रहा है डायरेक्ट, है ना। तो V2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय XC होना चाहिए, ठीक है। तो XC क्या होता है, 1/j⍵C होता है ना, तो ω C ऊपर चला जाएगा, तो V2 इंटू j⍵C2 इक्वल टू I1 क्या होगा, यहाँ पे देखो I1 के क्रॉस वोल्टेज क्या है, V1 है, तो मतलब V1 इंटू j⍵C1 प्लस IC1, इस C1 के क्रॉस क्या वोल्टेज है, ये C2 है ना, सॉरी ये C2 है, ये C2 है ना, I1 ये C2 है यहाँ पे, ठीक है। अब C1 के क्रॉस कितना वोल्टेज है, हमको IC1 भी तो निकालना है, IC1, तो C1 के क्रॉस कितना वोल्टेज है, ये ग्राउंड, ये सब जीरो वोल्टेज, ठीक है। तो जीरो वोल्टेज, यहाँ पे जीरो वोल्टेज, तो V1 ही आ जाएगा ना इस C1 के क्रॉस वोल्टेज, ठीक है। इस C1 के क्रॉस वोल्टेज, इस C1 के क्रॉस वोल्टेज, तो V1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो V1 इंटू
जे ओमेगा C1। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, ओमेगा को कैंसिल करो तो V2 इंटू C2 इज इक्वल टू V1 इंटू C2 प्लस V1 इंटू C1। ऐसे ही होगा। तो अब यहां पे देखें तो K का वैल्यू क्या था, K क्या था हमारे पास, K था C1 बाय C2, K था C1 बाय C2। तो इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो C1 क्या होगा, K इंटू C2, C1 क्या होगा, K इंटू C2। तो यहाँ पे पुट करो तो C2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या होगा यहाँ पे V2 इंटू C2 इज इक्वल टू V1 इंटू C1 क्या है, K इंटू C2 प्लस V1 इंटू C1 क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे V1 इंटू C2 प्लस V1 इंटू C1 की जगह पे क्या है, K इंटू C2। ऐसे ही होगा। मतलब यहां पे क्या होगा, C2 को कैंसिल कर दो तो V2 इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V1 इंटू K। मतलब V1 को कॉमन ले लो तो 1 प्लस K आएगा, है ना। तो V2 यहां पे आ गया, है कि नहीं, V2 यहां पे आ गया। तो वोल्टेज अक्रॉस V2 हमारे पास आ चुका है। V1 सपोज करो गिवन है, V2 आ चुका है ना। तो V2 आ चुका है। अगर आप इन दोनों में नोटिस करें एक चीज, अगर आप इन दोनों में नोटिस करें तो V2 और V1 में ज्यादा कौन सा है, V2 और V1 में आपको ज्यादा कौन सा दिख रहा है। तो V2 और V1 में अगर देखेंगे ना तो ऑब्वियसली आपको V2 ग्रेटर देन V1 यहां पे दिख रहा होगा। यहां पे V2 ग्रेटर देन V1 यहां पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 1 कुछ करके ऐड कर रहे हैं ना, 1 में ऐड कर रहे हैं कुछ, तो इसका मतलब V1 से तो ज्यादा ही होगा V2। तो मतलब V1 से V2 यहां पे ज्यादा रहा। इस चीज को नोटिस करना आप, ठीक है, इतना समझ गया। सिमिलरली हमको अगर V3 भी पता करना हो, V2 तो आ गया, अगर V3 भी पता करना हो तो कैसे करेंगे, सेम KCL, कुछ नहीं और भी बस KCL। तो KCL अगर लगाएंगे अब पॉइंट B पे, तो आप इसको हम यहां पे एक जगह लिख ले रहे हैं। तो V2 इक्वल टू हमारे पास क्या है, V1 1 प्लस K, है ना, V1 1 प्लस K। अब इसको हम हटा रहे हैं, अब इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को क्या पता करना है, अब हम लोग को पता करना है V3, ठीक है। तो सेम अप्लाइंग KCL एट पॉइंट B, है ना। आपको बता रहा है ना, कुछ भी पूछे तो KCL नहीं लगाना है आपको, है ना। अप्लाइंग KCL एट पॉइंट B। तो B पे अगर हम लोग KCL लगाएं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, I3 इज इक्वल टू I2 प्लस IC2 होना चाहिए, है कि नहीं। सिंपल सा KCL है। I3 यहां से जा रहा है, कुछ I2 इधर और IC2 इधर चला गया, ठीक है। तो अब देखो I3 अगर हम लोग यहां से देखें तो I3 आपको यहां पे क्या दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, I3 इसके क्रॉस वोल्टेज है, ठीक है। सॉरी, V3 इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है। तो V3 यहां पे, I3 यहां पे क्या रहेगा, V3 इंटू जे ओमेगा C2, है ना। V3 इंटू जे ओमेगा C2 हो जाएगा यहां पे, शुड बी इक्वल टू I2 यहां पे क्या होना चाहिए, I2 क्या है, ये है, इसमें सेकेंड वाले में इसमें जो जा रहा है करंट, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो V2 इंटू जे ओमेगा C2, है कि नहीं। मतलब जैसे देखो I2 इसमें जा रहा है ना, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज V2 है, करेक्ट है। सेम IC2 अब क्या रहेगा, IC2 अब क्या रहेगा, यहां पे देखो इसके क्रॉस अब IC2 इसमें करंट है ना, इस कैपेसिटर में करंट है ना, इस कैपेसिटर में करंट है ना, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा, V1 प्लस V2 रहेगा। ये ग्राउंडेड है तो ये टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 है इस कैपेसिटर के क्रॉस। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 इंटू जे ओमेगा C1, जी ओमेगा C1। देखो ये सब चीज पूछ लेना, जहां पे दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें पूछ लेना, है ना। एक एक देखो, कुछ भी कितना भी छोटा क्वेश्चन है और जिस आपको डॉट लगे तो पूछ लेना, ठीक है। बहुत जरूरी होता है डॉट को क्लियर करना। और ऐसा कतई मत समझना कि अगर छोटा आपको लगे कि हाँ ये छोटा डॉट है, बहुत मतलब आसान होगा, सर से पूछेंगे तो सर को बुरा लगेगा या लगेगा कि यार ये कैसे पूछ दिए, ऐसा कतई मत समझना। आपको अगर 2+3 भी नहीं आता हो ना, और अगर आपको लगे कि पूछना है तो पूछो, ठीक है। एक एक चीज पूछिए आप लोग, है ना, तो अच्छा लगता है बताने में हमको। प्रोफेशन है, मतलब टीचिंग में हमको इंटरेस्ट है ना, इसलिए हम जॉब अब छोड़ के टीचिंग में हैं, समझ रहे हो मेरी बात। और टीचिंग का एक्चुअल मतलब होता है कि जो भी डाउट हो आपका, जो भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से पूछो, हम आपको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, करेक्ट है। तो अब यहां पे देखिए,
अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि क्या होना चाहिए, इसको सॉल्व करना, और कुछ तो है ही नहीं यार, कितना आसान है। तो V3 इक्वल टू V2, एक काम करो C2 C1 के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, V3 इंटू C2 इक्वल टू V2 इंटू C2 प्लस V1 प्लस V2 इंटू C1, यही आना चाहिए। फिर उसके बाद देखो आपको ये पता है कि K इज इक्वल टू क्या था, C1 बाय C2, K इज इक्वल टू कितना था, C1 बाय C2, तो इसका मतलब C1 के जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं, तो C1 के जगह पे KC2 आप पुट कर दो, कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, ठीक है। तो मतलब ये कितना रहेगा, V3 इंटू C2 इज इक्वल टू V2 इंटू C2 प्लस V1 प्लस V2 इंटू C1 है यहाँ पे, तो K इंटू C2 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, K इंटू C2 लिख सकते हैं। तो C2 कैंसिल, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, V3 इक्वल टू V2 प्लस V1 प्लस V2 इंटू C2 कैंसिल, तो इंटू K रह गया है कि नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसका मतलब अगर आप देखें यहाँ पे, तो देखो बस जो हम आपको बताना चाह रहे थे वो समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो V3 इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, V2 को कॉमन लो, तो 1 प्लस K प्लस K इंटू V1। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, सपोज करो V1 के फॉर्म में ही हमको कैलकुलेट करना है, V2 को भी V1 के फॉर्म में कैलकुलेट किए, V2 भी हमारे पास V1 के फॉर्म में आया, V3 को भी V1 के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू क्या, V1 इंटू 1 प्लस K, तो V1 इंटू 1 प्लस K स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस K इंटू V1, दैट मीन्स V3 इक्वल टू क्या रहेगा, V1 को कॉमन ले लो आप, V1 को कॉमन ले लिए तो मतलब K प्लस 1 प्लस K स्क्वायर रहेगा, ये है ना, K प्लस 1 प्लस K स्क्वायर। तो V3 भी आ गया, V2 भी आ गया V1 के फॉर्म में, करेक्ट है। तो इस चीज को हम एक जगह लिख के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो बताना चाह रहे हैं हम आपको, है ना। तो देखो वोल्टेज क्या है हमारे पास, V1 था पहले, फिर उसके बाद V2 क्या आया, V1 1 प्लस K, ये V1 पहले जो इंसुलेटर डिस्क था उसके अक्रॉस, टावर से जो पहला इंसुलेटर डिस्क था उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या था, V1, फिर V2 क्या है, V1 प्लस K, V3 क्या आया हमारे पास, V1 K प्लस 1 प्लस K स्क्वायर, है ना, K 1 प्लस K स्क्वायर, है ना, ये आया हमारे पास। तो अब अगर देखेंगे तो V1 से V2 ज्यादा है, 1 करके ऐड हुआ, V2 से V3 ज्यादा है, V2 में 1 प्लस K है उसका स्क्वायर करके ये करें, तो V2 से V3 ज्यादा है, मतलब ऐसा है कि V1 से V2 ज्यादा, V2 से V3 ज्यादा, मतलब जैसे जैसे हम कंडक्टर के तरफ आ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग कंडक्टर के तरफ आ रहे हैं, देखो कंडक्टर ये है हमारे पास, नीचे वाला ये कंडक्टर है, V1 सबसे डिस्टेंस, सबसे टावर के पास, V1 V2 V3, जैसे जैसे कंडक्टर के तरफ हम लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब जैसे जैसे कंडक्टर की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज शेयरिंग बढ़ रहा है कि नहीं, वैसे वैसे वोल्टेज शेयरिंग बढ़ रहा है। अब समझ रहे हो मेरी बात, जैसे जैसे कंडक्टर की तरफ हम लोग आ रहे हैं तो वैसे वैसे वोल्टेज शेयरिंग बढ़ रहा है। वोल्टेज शेयरिंग बढ़ने का मतलब क्या होगा कि जो सबसे नीचे वाला कंडक्टर है उसके पास सबसे ज्यादा जो है ना वोल्टेज रहेगा, सबसे ज्यादा वोल्टेज उसी के क्रॉस रहेगा, फिर वोल्टेज स्ट्रेस सबसे ज्यादा उसके क्रॉस रहेगा, फिर उसके ऊपर वाले के बाद थोड़ा कम रहेगा, फिर टावर के पास जो सबसे ज्यादा नजदीक है उसके पास सबसे कम वोल्टेज स्ट्रेस रहेगा। मतलब जो डाई इलेक्ट्रिक भी अलग अलग हमको लगाना पड़ेगा, तो ये तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई ना, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक लगाना पड़ेगा, अलग अलग इंसुलेटर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसी सब चीज को सोचते हुए एक टर्म डिफाइन किया गया, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। इसी सब चीज को सोचते हुए एक टर्म डिफाइन किया गया, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो वो क्या होता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी, वो चीज आप लोग को देखना है भी, ठीक है। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी, तो ये समझ में आ गया ना। तो एज वी मूव टुवर्ड्स द कंडक्टर, वोल्टेज शेयरिंग ऑफ द इंसुलेटर इंक्रीजेस, वोल्टेज शेयरिंग ऑफ द इंसुलेटर डिस्क इंक्रीजेस, लिख लेना नोट, है ना, याद रखना, काम आएगा ये, है ना। तो अब देखो यहां पे क्या है, अब हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी तो आप देख चुके हैं, जो हमारे पास जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर था वो कैसा था, इस टाइप का था, है ना। फिर उसके बाद ये ऐसा है,
ठीक है। C1 और C2 हम क्या क्या लिए थे, हम भूल जाते हैं बार बार। C1 C2 क्या है, ये C1 है, वो C2 है, ठीक है। दिस इज C1 एंड दिस इज C2, C1 C2 C2, है ना। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या था, तो V1 था। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या था, V2 था। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या था, V3 था। तो यहां पे एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। लिखना इस चीज को, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ठीक है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगा, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगा टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज पर फेज वोल्टेज, मतलब कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल पर फेज वोल्टेज यहाँ पे क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क। नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 2 3, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क इनटू number of insulator disk into voltage across the insulator closest to the conductor। वो कितना है, V3 into V3 into 100, है ना। समझ गए आप इसका मतलब, है ना। टोटल वोल्टेज पर फेज V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क N into वोल्टेज अक्रॉस द इंसुलेटर क्लोजेस्ट टू द कंडक्टर। करेक्ट है, कंडक्टर के क्लोजेस्ट यहाँ पे V3 है। तो ये हो गया स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अब अगर आपसे मान लो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस पूछे, क्या होता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, तो आप कैसे बताओगे क्या होता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब, ठीक है। तो उसको आप देखो कैसे हम बताना चाह रहे हैं क्या होता है, वो चीज देखो ध्यान से। तो अगर V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 रहे, अगर V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 रहे, ठीक है, तो अब उस केस में एफिशिएंसी क्या होगा, अब यहां से आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। V1 प्लस V2 प्लस मतलब V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 रहे, तो यहां पे कितना रहेगा, 3V3 डिवाइडेड बाय 3V3 इंटू 100, है ना। 3V3 डिवाइडेड बाय 3V3 इंटू 100, मतलब स्ट्रिंग एफिशिएंसी यहां पे कितना रहेगा, 100%। स्ट्रिंग एफिशिएंसी यहां पे रहेगा 100%। कहने का मतलब यह है कि अगर वोल्टेज शेयरिंग सारे इंसुलेटर का सेम है ना, मतलब इन सारे के पास V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 आ जाए, तो सारे के पास अगर सेम है वोल्टेज शेयरिंग, तो इसका मतलब स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% है। मतलब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि ऐसा हमारे पास हमको सोचना ना पड़े कि अलग अलग इंसुलेटर लगा रहे हैं ताकि अलग अलग वोल्टेज यहां पे आ रहा है कि नहीं, समझ लो मेरी बात। मतलब स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि जो है ना यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वोल्टेज, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वोल्टेज स्ट्रेस। करेक्ट है ये चीज। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब ये समझना, पावर वावर वाला चीज यहां पे नहीं है ना। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब आप लोग ये समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप लोगों से स्ट्रिंग एफिशिएंसी पता करने के लिए बोले तो आप कैसे पता करोगे, तो जैसे अभी हम ये जो अभी V1 V2 V3 सब हम क्यों निकालें, ताकि ये आप पता कर पाए, है कि नहीं। आपको मेथड हम यहाँ पे क्यों सिखाएं, ताकि आप इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप कर लें, ठीक है। बस केसीएल लगाएंगे और आ जाएगा आंसर, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। इस पे क्वेश्चन पूछता है गेट में, आज तक इंसुलेटर पे जो भी क्वेश्चन पूछा ओवरहेड लाइन इंसुलेटर पे, तो ये ही क्वेश्चन पूछा है स्ट्रिंग एफिशिएंसी का। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, टोटल वोल्टेज है ना पर फेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस द इंसुलेटर क्लोजेस्ट टू द कंडक्टर। करेक्ट है, ये सब चीज याद रखना बस। और V1 V2 V3 तो कैसे निकालते हैं आप देख ही चुके हैं ना, ऊपर तो हम अभी आपको बता ही चुके हैं। तो ये है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अब ऐसा होता है ना कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम मैक्सिमम कैसे करें, है ना। स्ट्रिंग एफिशिएंसी को मैक्सिमम कैसे करें, 100% कैसे करें, क्या होगा। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी को अगर आपको ज्यादा करना है, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी को अगर ज्यादा करना है तो आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी को आपको ज्यादा करना है तो ऑब्वियसली V1 V2 V3 सबको सेम करेंगे हम लोग, है कि नहीं, तभी तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा ना, तभी तो 100% एफिशिएंसी होगा ना। तो अब वो चीज देखेंगे कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम लोग ज्यादा कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो चीज देख रहे हैं अभी हम लोग, मेथड टू इंक्रीज स्ट्रिंग एफिशिएंसी, है ना, methods to increase string efficiency, मेथड टू इंक्रीज स्ट्रिंग एफिशिएंसी। देखो ये क्या होगा मेथड, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है ये, देखना आप, है ना, बहुत सिंपल चीज है।
देखो ऐसा है, ये है, ये था हमारे पास इंसुलेटर, सपोज करो ऐसा है, कैपेसिटर के फॉर्म में ही बना दे रहे हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या था, कैपेसिटर, ये है C1 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 है ना, एक मिनट यार, C1 C1, और ये यहाँ पे क्या है, ये है C2, और ये भी यहाँ पे क्या है C2, और ये भी यहाँ पे क्या है C2, करेक्ट है। अब अगर देखो, अब अगर देखिए ये क्रॉस आर्म है ना, ये क्रॉस आर्म है ना, जहां से इंसुलेटर लटका रहता है ना कंडक्टर को कनेक्ट करने के लिए, तो ये क्रॉस आर्म है, ठीक है। तो अगर हम इस लेंथ को बहुत ज्यादा कर दें, क्रॉस आर्म थ्योरेटिकल चीज हम बता रहे हैं, ठीक है, क्रॉस आर्म को बहुत ज्यादा कर दें, ठीक है, तो D तो यहां पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, और D जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो C1 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, तो जब D बहुत ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस C1 बहुत कम हो जाएगा, है कि नहीं। और जब कैपेसिटेंस C1 बहुत कम हो जाएगा तो XC जो होगा 1/j⍵C1, तो जब C1 बहुत कम रहा तो XC बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो XC बहुत ज़्यादा होगा तो इधर कोई करंट को आने ही नहीं देगा, तो जब इधर कोई करंट को नहीं आने देगा तो इसका मतलब क्या है, सारा का सारा करंट एक ही इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसी डायरेक्शन में होगा सारा का सारा करंट, मतलब जो करंट यहाँ पे है वही करंट यहाँ पे है, तो करंट यहां पे भी सेम है, यहां पे दोनों में करंट सेम है, तीनों में करंट सेम है, इधर तो क्योंकि कोई करंट आया ही नहीं है ना, तो जब इधर कोई करंट नहीं आया तो करंट सेम है, कैपेसिटेंस सेम है, तो वोल्टेज भी तो सेम होगा ना, है ना। तो ऐसे हम लोग वोल्टेज को सेम करके एफिशिएंसी को हम लोग ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा ना कि ये लेंथ क्रॉस आर्म बहुत ज्यादा आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रॉस आर्म बढ़ाना पड़ेगा, लुट जाओगे, इतना खर्च होगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो हम लोग ये मेथड तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये क्या है, इंक्रीजिंग क्रॉस आर्म, इंक्रीजिंग क्रॉस आर्म लिख लेना और उसको काट देना, जो ये मेथड हम लोग नहीं लगाएंगे, इंक्रीजिंग क्रॉस आर्म है ये, है ना, इंक्रीजिंग क्रॉस आर्म, तो ये मेथड हम लोग नहीं लगाएंगे, इंक्रीजिंग क्रॉस आर्म। दूसरा एक होता है ग्रेडिंग, और तीसरा होता है स्टैटिक शिल्डिंग, तीन टाइप का होता है, तो क्रॉस आर्म वाला मेथड तो एफिशिएंट नहीं है, तो वो चीज हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब जो हम आपको बताएंगे वो है ग्रेडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, समझना बढ़िया से। अब जो सेकेंड मेथड है इसको हम लोग ऐसे हम नहीं लिखे, लेकिन आप लिख लीजिएगा, नाम क्या लिखेंगे इसका, तो इंक्रीजिंग क्रॉस आर्म, और इसको काट देना, ये उतना यूजफुल नहीं है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, तो आप लोग जोर से बोलो मन में, ये देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, खुद ही भूल गए हम, है ना, ग्रेडिंग, ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर, ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर, ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर, ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर। अब ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर क्या होता है भाई, समझना अच्छे से, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, किस में, कहाँ पे, ओवर नहीं, अंडरग्राउंड केबल में हम लोग पढ़ भी चुके हैं ना ये, ठीक है। तो देखो अब ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर क्या होता है, ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर क्या है, देखना बढ़िया से, ये है हमारे पास टावर, यहाँ पे एक इंसुलेटर, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है, और ये है कंडक्टर, करेक्ट है, इंसुलेटर डिस्क है ये सब। फिर उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे कैपेसिटर C1 C1, और अब अगर देखो ऐसा करें हम लोग, अब हम ऐसा करें कि इन तीनों कैपेसिटेंस का वैल्यू अलग अलग ले लें, ठीक है, इन तीनों कैपेसिटेंस का वैल्यू, ग्रेडिंग में क्या था याद है आपको, अंडरग्राउंड केबल में, मतलब कैपेसिटेंस अलग अलग हो जाता था डिफरेंट लेयर का, ठीक है। तो सेम इसमें अगर तीनों का अलग अलग ले रहे हैं, मतलब जैसे मान लो ये, मान लो CX है, ये CY, एक काम करो आप, एक काम करिए, ठीक है, इसको जो है ना ये हम लोग C ले रहे हैं, दिस इज C, ठीक है, ये C है, और इसको हम लोग बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं C1, ये है C2 और ये है C3, है ना, समझ रहे हो मेरी बात, क्या है, ये सब C हो गया और ये C1 C2 C3, मतलब ये तीनों जो डिस्क हम लोग लगा रहे हैं अलग अलग इंसुलेटर का लगा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग लगा रहे हैं हम लोग, है ना, अलग अलग लगा रहे हैं हम लोग। तो अब इस केस में क्या होना चाहिए, तो जब अलग अलग इंसुलेटर हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस अलग अलग हो रहा है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि वोल्टेज तीनों के क्रॉस सेम ही रहे,
है ना। तो मतलब यहाँ पे इसके क्रॉस सपोज करो यहाँ जो वोल्टेज है वो V1 है, यहाँ जो वोल्टेज है वो भी V1 है, और यहाँ जो वोल्टेज है वो भी V1 है ना। तो तीनों के अक्रॉस अगर वोल्टेज सेम रहेगा V1 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 तो एफिशिएंसी तो 100% हो जाएगा, है ना। जैसा कि अभी फॉर्मूला से हम देख चुके हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3V3 तो 100% आ जाएगा एफिशिएंसी। अब देखो यहाँ पे, अब इसके लिए C1 C2 C3 क्या होना चाहिए, कौन सा वैल्यू होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो देखो क्या होना चाहिए, बस जैसा कि हम आपको बताएं, कुछ नहीं करना, बस KCL लगाना है, कुछ भी नहीं करना, इसमें इतना आसान है ना ये। तो ये सपोज करो I1 है, ये क्या है IC1 है, ये क्या है I2 है, ये क्या है IC2 है, ये क्या है I3 है। तो बस हम लोग को KCL लगाना है। तो कहाँ कहाँ हम लोग लगाएं KCL, तो आप ये A पे लगा लीजिए, फिर B पे लगा लेना, ठीक है। तो KCL एट A, KCL एट A, KCL एट A अगर हम लोग लगाएं, KCL एट A अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या होना चाहिए, I2 इज इक्वल टू KCL एट A अगर लगाएंगे तो I2 इज इक्वल टू IC प्लस I1, है कि नहीं। I2 इज इक्वल टू IC प्लस I1 होना चाहिए, है ना। I2 इज इक्वल टू IC प्लस I1 होना चाहिए। तो I2 इज इक्वल टू IC प्लस I1 होना चाहिए, मतलब I2 क्या होना चाहिए, V1 इंटू J ओमेगा C2, है ना। समझ रहे ना, ये सब I2 है, इसके थ्रू C2 के थ्रू करंट जा रहा है, इसके क्रॉस वोल्टेज V1 ही है ना। तो V1 इंटू J ओमेगा C2 है ना, एक्चुअली V1 बाय 1 बाय J ओमेगा C2 होना चाहिए। तो J ओमेगा C2 ऊपर जाके ये आ जाएगा, इक्वल टू IC क्या होगा यहाँ पे भाई, IC यहाँ पे क्या होगा, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज तो V1 ही है ना, ये ग्राउंडेड है, ये सब ग्राउंडेड है। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी जो वोल्टेज है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी तो वोल्टेज V1 ही है ना। तो V1 इंटू J ओमेगा C प्लस, अब यहाँ पे देखो, अब ये I1 यहाँ पे क्या होगा, तो V1 इंटू J ओमेगा C1, तो ये आ जाएगा V1 इंटू J ओमेगा C1, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसका मतलब V1 कैंसिल, तो ये यहाँ पे कितना रहेगा, C2 इज इक्वल टू C प्लस C1, याद रखना इसको। तो C2 जो आया, ये जो C2 हम लोग लेंगे, C1 तो है और C है, तो C2 इज इक्वल टू C प्लस C1। इस केस में V1 ये दोनों सेम रहेगा, ठीक है, ये देख चुके अभी आप। अब KCL एट B लगाते हैं हम लोग, KCL एट B लगाते हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात, है ना। C1 है, C है, तो C2 C प्लस C1 आना चाहिए, है ना। ग्रेडिंग के केस में 100% एफिशिएंसी करने के लिए, है ना, क्योंकि सारे के क्रॉस वोल्टेज हम लोग सेम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब KCL एट B हम लोग देखें, हम लोग KCL एट B देखें, तो KCL एट B अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होना चाहिए, KCL एट B अगर हम लोग देखेंगे, KCL एट B इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो I3 इज इक्वल टू IC प्लस I2, है ना। I3 इज इक्वल टू IC प्लस I2, है ना। तो इसका मतलब I3 इज इक्वल टू IC प्लस I2 है। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, I3 इज इक्वल टू I2 प्लस IC है, मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, V1 इंटू J ओमेगा C3, है कि नहीं। I3 यही होगा ना, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V1 ही है, इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज आपको V1 ही दिख रहा है। तो V1 इंटू J ओमेगा C3 इज इक्वल टू IC, यहाँ पे क्या है, इसके अक्रॉस ऑफ वोल्टेज कितना है भाई, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है V1 प्लस V1, मतलब 2V1, है ना। देखो ये है ग्राउंडेड, ये है ग्राउंडेड, ये है ग्राउंडेड। तो अब इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना होगा, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, इस टर्मिनल पे जितना वोल्टेज होगा, है ना, तो इसके अक्रॉस उतना ही वोल्टेज होगा ना। तो ये ग्राउंडेड, तो ये V1, इन दोनों के अक्रॉस V1 वोल्टेज, तो V1 2V1 यहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे 2V1 आ जाएगा। तो इसके और ग्राउंड के बीच में 2V1 वोल्टेज आ गया, है कि नहीं, समझ लो मेरी बात। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस 2V1, तो ऐसे क्या रहेगा, 2V1 इंटू J ओमेगा C, 2V1, इसके अक्रॉस 2V1 आ गया ना, अभी हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। और I2 यहाँ पे क्या है, I2 इसमें करंट है, I2 यहाँ पे क्या है, V1 इंटू J ओमेगा C2, I2 क्या है यहाँ पे, V1 इंटू J ओमेगा C2, है ना। KCL ही लगाना है बस, है ना। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो हम लोग कैसे करें, C3 इज इक्वल टू 2C प्लस C2, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, 2C प्लस C2 हम लोग कर सकते हैं। मतलब यहां पे आप ऐसा कर सकते हैं कि C3 इज इक्वल टू 2C प्लस C2 का वैल्यू यहां से पुट करो, तो C प्लस C1,
है ना। तो मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, C1 + 1 + 2 × C, है कि नहीं। आप बोलेंगे सर हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम इन जनरल कर सकें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इन केस ऑफ कैपेसिटिव ग्रेडिंग, यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आया, इन केस ऑफ कैपेसिटिव ग्रेडिंग, ये कैपेसिटिव ग्रेडिंग था टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है। तो इस केस में क्या है, C2 आप क्या देख चुके हैं, C2 = C + C1 आया। C3 क्या देख चुके हैं, एक सेकेंड रुको, C2 क्या आया, C2 = कितना आया, C1 + C, है ना। C3 कितना आया, C1 + 1 + 2 × C, है ना। C4 कितना आएगा, तो C1 + 1 + 2 + 3 × C, समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो मेरी बात। C5 यहां पे क्या होगा, C1 + 1 + 2 + 3 + 4 × C। ऐसे ही Cn कितना रहेगा, तो C1 + 1 + 2 + ऐसे करके n - 1 × C, है ना। तो ऐसे अगर कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में कहीं पे कैपेसिटर आपसे पूछे, कहीं पे भी कैपेसिटेंस पूछे, किसी भी डिस्क का कैपेसिटेंस पूछे, तो आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, लेकिन कभी पूछेगा नहीं, है ना। ये सब चीज़ नहीं कहीं पूछता है, ठीक है। ये सब रटने वाला चीज़ है। छोटा मोटा जो एग्जाम होता है ना, SSC JEE और बाकी सब चीज़, उस समय ये पूछा जा सकता है। गेट में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। गेट में बस आपको ये है कि KCL आना चाहिए, ठीक है। और इस केस में 100% एफिशिएंसी हो गया। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, नीचे आएंगे तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए, बस KCL आपको लगाना है, ठीक है। तो एफिशिएंसी इंक्रीज करने का तो आप एक कैपेसिटिव ग्रेडिंग आप देख चुके हैं, ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर ये तो देख चुके हैं। एक तीसरा मेथड होता है, पहला जो मेथड था क्रॉस आर्म वो तो नहीं है अच्छा, है ना। अब तीसरा होता है स्टैटिक शिल्डिंग, हम लोग को वो भी चीज देखना पड़ेगा, ठीक है। स्टैटिक शिल्डिंग, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ठीक है, ये क्लियर है। अब है स्टैटिक शिल्डिंग, ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब है स्टैटिक शिल्डिंग, है ना, स्टैटिक शिल्डिंग। ये सब क्या है, तो मेथड टू इंक्रीज एफिशिएंसी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, स्टैटिक शिल्डिंग। अब देखो स्टैटिक शिल्डिंग से जो है ना एफिशिएंसी हम लोग कैसे बढ़ाते हैं ना, बढ़ाने का मतलब जैसे अभी आप देखें ग्रेडिंग, तो उसमें सारे इंसुलेटर डिस्क के क्रॉस सेम वोल्टेज था, है ना। तो इसका मतलब एफिशिएंसी 100% हो गया था, ठीक है। तो सेम इसमें भी कैसे हो जाएगा 100%, वो देखते हैं। आप लोग तरीका याद रखना, ठीक है, कैसे करते हैं, क्या होता है, उससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट आंसर तक या फॉर्मूला तक याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो अब स्टैटिक शिल्डिंग क्या होता है, तो सबसे पहले वही चीज बनाते हैं जो हम लोग अभी तक बनाते। अभी देखो ये कि एक सेकेंड, ये देखिए हमारे पास ये टावर है, करेक्ट है, ये कैपेसिटेंस और फिर यहाँ से कंडक्टर, करेक्ट है, ये कंडक्टर। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच भी कैपेसिटर, इन दोनों के बीच में कैपेसिटर। क्यों आया था ये कैपेसिटर, ये सब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, पूछना मेरे से, हम बता देंगे फिर से, ठीक है। तो ये क्या था, यहाँ पे ये C1 है कि नहीं, और ये सपोज करो ये यहाँ पे C2 था और ये भी C2 था, है ना, C2। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि स्टैटिक शिल्डिंग क्या है ना। देखो अब अगर ऐसा हो कि करंट इन तीनों में सेम रहे, इसमें जितना करंट है उतना ही करंट इसमें रहे, उतना ही करंट इसमें रहे, तो वोल्टेज भी तीनों के क्रॉस सेम होगा। वोल्टेज क्या होगा, I × XC, मतलब I × 1/ωC2, यही होगा वोल्टेज, है कि नहीं। तो सारे में अगर करंट I है, सेम है, और C2 तो सबका सेम है ही, कैपेसिटेंस तो सबका सेम है ही, तो इसका मतलब करंट अगर सारे में सेम है तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगा। सारे के अक्रॉस वोल्टेज सेम आने का मतलब है कि एफिशिएंसी 100%। तो हम ऐसा कुछ करें जिससे कि सारे में करंट सेम रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, केबल लगाते हैं, ठीक है। कैसा केबल है, क्या गार्ड रिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ड रिंग, है ना, GUARDRING, गार्ड रिंग, ठीक है। तो हम लोग कैसा करते हैं, आप यहां से आप ऐसे कनेक्ट करते हैं, सपोज करो ये CX है। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरली आप ऐसे कनेक्ट करते हैं, फिर यहां से
एक सपोज करो सी वाई है, दिस इज सी वाई, है ना। हमको क्या करना है, एक ही टारगेट है हमारा कि इन सारे में करंट सेम होना चाहिए, इन सारे में करंट सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आप समझो कि इधर सपोज करो करंट I1 है ना, इधर सपोज करो करंट I1 है, तो इधर भी करंट अगर I1 होगा तो मतलब इसके और इसके क्रॉस वोल्टेज सेम होगा, तो मतलब इधर से सपोज करो करंट अगर Ix आ रहा है और ये करंट इधर जा रहा है, IC1 चला जा रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के अक्रॉस, इन दोनों के थ्रू करंट सेम हो गया, तो वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस सेम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसके थ्रू सपोज करो, सिमिलरली आप इसके थ्रू ये सपोज करो कि इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो IY है और इधर जाके वो IC2 चला जा रहा है, ठीक है। तो मतलब इस हिसाब से क्या होगा ना कि जो I1 यहाँ पे, तो ये भी कितना रहेगा, I1 रहेगा, सारे के क्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा फिर, ठीक है। तो मतलब बस यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, यहाँ पे भी बस KCL ही लगाना, ये पॉइंट और ये पॉइंट सपोज करो B है, तो KCL एट पॉइंट A, है ना। हमको बेसिकली CX और CY सब पता करना होता है, तो KCL एट पॉइंट A, KCL एट पॉइंट A, तो KCL A पॉइंट पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो देखें अगर, तो Ix इज इक्वल टू IC1 होना चाहिए, है ना। Ix इज इक्वल टू IC1 होना चाहिए, क्योंकि I1 तो ये दोनों सेम ही है, तो Ix इज इक्वल टू IC1 होना चाहिए। अब देखें IC1 क्या होगा, देखो IC1 अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं है, अभी बस देखना, इसके अक्रॉस वोल्टेज सपोज करो V1 है, कॉपी में करते जाना आप, है ना। इसके अक्रॉस, इन दूसरे के अक्रॉस भी सपोज करो वोल्टेज V1 है, और इस तीसरे के अक्रॉस भी सपोज करो वोल्टेज क्या है, V1 है, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, तो Ix इज इक्वल टू IC1, Ix इज इक्वल टू IC1, है ना। तो Ix क्या होगा, Ix यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो इस CX के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है, V1 2V1 है इसके अक्रॉस, है कि नहीं, ये और ये है ना, तो इसके अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस देखें अगर, तो 2V1 होगा ना, कॉपी में बनाएंगे आप लोग तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये V1 ऊपर है, यहाँ से ग्राउंड के बीच में V1 है, तो ये V1 इस CX के अक्रॉस आ गया, ठीक है। तो 2V1 वोल्टेज आया, तो मतलब 2V1 इंटू j ओमेगा CX इज इक्वल टू, है ना, समझ गया ना ये चीज कि CX के अक्रॉस 2V1 है, ये V1 और ये V1, है ना। उसके बाद ये जो बैगनी कलर का है ना, उसके अक्रॉस है वोल्टेज यहाँ पे V1 और V1 2V1, है ना। डायग्राम थोड़ा सा उतना अच्छा हम नहीं बना पाते, कोशिश करना कि आप समझ जाएं आप ये चीज़, है ना। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप मेरे से बाद में पूछ लेना, ठीक है, या तो टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में, करेक्ट है। तो 2V1 इंटू जे इंटू ओमेगा एक्स इज इक्वल टू IC1, यहाँ पे क्या होना चाहिए, IC1 यहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब जो करंट इधर से आया ना वो इधर चला गया, इन दो करंट को कोई छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक है। तो IC1 क्या होगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V1 ही है, ये ग्राउंडेड है ना, ये ग्राउंडेड है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, इसके अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V1 ही है, तो मतलब V1 इंटू जे ओमेगा C1, V1 इंटू जे ओमेगा C1, तो इसका मतलब अगर आप देखें तो CX यहाँ पे कितना आना चाहिए, CX यहाँ पे कितना आना चाहिए, CX इज इक्वल टू C1/2, CX इज इक्वल टू C1/2, CX इज इक्वल टू C1/2। अब यहाँ पे देखें CX आपको समझ में आ गया ना। सिमिलरली अब हमको CY चाहिए, तो अब यहाँ पे KCL एट B लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अब KCL एट B लगाएंगे हम लोग, KCL एट B, KCL एट पॉइंट B लगाएंगे। इसका मतलब देखो I1 ये दोनों सेम है, जो इधर से करंट आया वो उधर चला गया, इसका मतलब CY इज इक्वल, मतलब IY इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होना चाहिए, IY इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, IC2 होना चाहिए, IY इज इक्वल टू IC2। अब जो ये CY है किसके क्रॉस है, V के क्रॉस ही है ना, V1 के क्रॉस ही है ना, मतलब CY के क्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 ही है ना। तो मतलब यहाँ पे कैसे करेंगे, V1 इंटू जे ओमेगा C2, V1 इंटू जे ओमेगा C2 नहीं, V1 इंटू जे ओमेगा CY, है ना, IY है ना, IY है ना, तो V1 इंटू जे ओमेगा CY इज इक्वल टू IC2, यहाँ पे कितना रहेगा, तो IC2 रहेगा
इसके अक्रॉस आप वोल्टेज कितना रहेगा, अब ये बताओ इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस, ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज रहना चाहिए, ये ग्राउंड है तो मतलब अगर देखो ये ग्राउंड है, ये 0 वोल्ट, तो मतलब यहाँ पे पॉइंट कितना है, वोल्टेज V1 होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पे V1 है, तो यहाँ पे अगर ग्राउंड है, सॉरी अगर यहाँ पे ग्राउंड है तो इसका मतलब ये यहाँ पे पॉइंट V1 होना चाहिए। फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है, तो अगर ये V1 है तो यहाँ पे ये कितना होना चाहिए, 2V1 होना चाहिए ना, समझ लो मेरी बात, अगर यहाँ पे V1 तो ये यहाँ पे 2V1, तो अब यहाँ पे 2V1 है तो इस C1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 2V1, मतलब 2V1 इंटू j ओमेगा C1 हम लोग करेंगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर देखें तो सी वाई यहाँ पे कितना रहेगा, तो ये दोनों कैंसिल, ये सब कैंसिल, तो सी वाई इज इक्वल टू 2C1 आ जाएगा, सी वाई इज इक्वल टू 2C1 आएगा। तो ऐसे ही किसी भी पॉइंट का अगर आपसे पूछेगा तो आप पता कर सकते हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट का पता कर सकते हो। तो एक जनरल हम फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं, उससे आप किसी भी पॉइंट का कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं है, जस्ट केसीएल है कि नहीं, कुछ भी नहीं है, जस्ट केसीएल है, आप ये समझ लो, है ना। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट P, किसी भी पिन P पे, पिन इसको बोल सकते हैं आप, किसी भी पॉइंट P, जैसे ये है 1, ये A1 हो गया, जैसे ये पहला है ना, यहाँ से आप देखें टावर से, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ऐसे करके, तो अगर किसी भी पॉइंट पे बोलेगा कि कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए स्टैटिक शील्डिंग में, तो कैसे लगाएंगे, कैसे निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछेगा आप लोगों से, हमको नहीं लगता, लेकिन फिर भी लिख लो, कैपेसिटेंस एट पिन P, है ना, मतलब CP, जैसे पिन P मतलब आपको समझ में आया, पिन P मतलब ये जैसे पहला पिन हो गया, है ना, इससे जो है ना, जो टावर है उससे पहला पिन ये हो गया, दूसरा पिन ये हो गया, ऐसे तीसरा चौथा ऐसे चलते रहेगा, है ना। तो पहले पे CX है तो CX का वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोल सकता है, दूसरे पे CY है तो CY का वैल्यू आपसे निकालने के लिए पूछ सकता है। तो सिमिलरली CP पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा PC1 डिवाइडेड बाय n माइनस P, PC1 डिवाइडेड बाय n माइनस P, मतलब PC1 डिवाइडेड बाय n माइनस P। तो जैसे इसमें जो अभी हम आपको बताए हुए हैं, तो वो अभी हम लोग कैलकुलेट करें, तो जो अभी हम बताए हुए हैं उसके हिसाब से देखें, इस फॉर्मूला के हिसाब से देखें, तो ये यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से कितना होना चाहिए, अगर CX हमको कैलकुलेट करना है, तो CX अगर कैलकुलेट करना है तो ये तो पहला ही है ना, ये तो पहले पे ही CX लगा हुआ है, तो P के जगह पे कितना है 1, तो 1 इंटू C1 डिवाइडेड बाय n, क्या है यहाँ पे, n इज नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क, वो हम नहीं लिखे हैं सॉरी, n इज नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क, n इज नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क, n इज नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क। तो इस केस में आपको नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, 3 है, 3 दिख रहा है ना, 1 2 3, तो 3 है, तो 3 माइनस 1, तो ये कितना रहेगा, C/2 रहेगा, CX/2 रहेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, हो सके तो याद रखना, ठीक है, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो हम आपको बताएं, है ना। तो ये सब देखिए, अगर ओवरहेड लाइन कैपेसिटेंस, ओवरहेड लाइन इंसुलेटर में अगर हम लोग देखें तो इतना ही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन जो भी रहेगा तो इसी में से रहेगा, आप लोगों से ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और जहाँ पे ना समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे से पूछना या फिर कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।